तो हम डिस्कस कर रहे थे, सॉरी बीच में जूम में थोड़ा सा मसला आया था, इसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बाब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, जिस तरह पहले मैंने बताया, एक एम जी कॉस थीटा, एक है एम जी साइन थीटा। तो जो एम जी कॉस थीटा है वो बेसिकली बैलेंस करता है टेंशन को, और जो माइनस एम जी साइन थीटा यानी इसका जो डायरेक्शन वो माइनस एम जी साइन थीटा, इट बेसिकली प्रोवाइड दी restoring force. So the restoring force is provided by minus mg sine theta. The restoring force in a simple harmonic motion is proportional to the frequency, velocity, displacement, acceleration. A restoring force is basically F is equal to minus kx, so it is proportional to the displacement from the mean position, right? A simple pendulum performs a simple harmonic motion about the mean position with the time period t. At what distance from the mean position its velocity is half of the maximum velocity, right? तो इसमें हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछे, यानी वो डिस्टेंस जिसके ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ के बराबर होती है। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास v नॉट है, तो हमने कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है जिसपे वेलोसिटी हाफ हो जाए। तो वेलोसिटी v नॉट बाई टू, और v की जगह, क्योंकि v मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो किस चीज के बराबर है, ओमेगा एक्स नॉट। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई एक्स नॉट। तो ओमेगा की जगह हमने सॉरी ये पुट कर दिया, वी नॉट बाई एक्स नॉट, राइट। तो सिंप्लीफाई करें और दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर ले ले तो ये 1/4 1/x0 स्क्वायर एंड टू x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो x0 स्क्वायर एंड x0 स्क्वायर बाई 4। एलसीएम अगर हम ले ले तो ये 3/4 x0 स्क्वायर, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है जिसके ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम के हाफ के बराबर होती है वो √3/2x0। सो at this displacement the velocity is equal to half of the maximum velocity, right? The time period of the simple pendulum is 2 seconds, right? If the length is increased by 4 times, तो द न्यू टाइम पीरियड, अगर लेंथ को हम 4 टाइम इंक्रीज करें, टाइम पीरियड हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, सिंपल पेंडुलम 2/L/g। अगर एल को हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाती है। तो इनिशियली अगर टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है तो लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करने से टाइम पीरियड 4 सेकंड हो जाएगा। Next question, the time period of the simple pendulum at the center of the earth is time period of the simple pendulum at the center of earth. At the center of earth, g is equal to 0. So time period अगर 0 से हम किसी चीज को डिवाइड तो infinity. So at the center of the time period is infinite. When a simple pendulum, right, हम स्लाइड को जरा चेंज करते हैं। When a क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन नंबर 4 कि 5 के इन अ सिंपल pendulum which quantity is not become zero throughout the oscillation. So स्पीड जो है, स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जीरो हो जाती है, इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर जीरो है, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है वहां पे मोमेंटम भी जीरो होता है। सो वेट जो है वो थ्रू को मतलब वो किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो नहीं होता, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। If the displacement of the body executing the simple harmonic motion about the mean position become half of its initial value, by what factor acceleration
by what factor acceleration will be decreased? So we know that A is directly proportional to A is equal to omega naught square x, right? A is directly proportional to x. So अगर हम डिस्प्लेसमेंट को हाफ कर लेते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को हाफ कर लेते हैं, the simple about the mean position become half of its by what factor acceleration will become half, acceleration will become half. So the correct answer is 0.2, right? Question number 51. When the amplitude of the vibration of the simple pendulum will become half of its initial value, the time period will then the time period मैंने पहले भी बताया था कि time period of the simple pendulum is independent of the amplitude of vibration. So जो time period है वो same रहे. Increasing the length of the pendulum 4 times if the initial of its initial value, the time period will अगर हम we know that t is equal to 2 pi l by g. अगर हम टाइम पीरियड को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, सॉरी लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करते हैं, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है? टाइम पीरियड डबल हो जाता है, टाइम पीरियड बिकम डबल. A simple pendulum of frequency n is taken up to certain height above the ground and then dropped along with its support so that it's fall freely under the gravity. The frequency of the oscillation of the falling pendulum will be okay. A simple pendulum of frequency n is taken to height h, यानी हम मतलब एक पेंडुलम को height h पे लेके ड्रॉप करते हैं. So during the drop, it is in free fall motion. So during the free fall motion, it start the vibration. It start the it stop the vibration. So its frequency will become 0. If the length of the pendulum become half of its initial value, अगर length को हम half करते हैं, यानी t is equal to 2 pi L by 2 into G. तो ये हमारे पास T is equal to 2 pi L by G और under the root. तो जो न्यू टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड वो कितना होगा? T by under the root 2, राइट? तो अब हम जरा स्लाइड चेंज करते हैं. So the new time period will be t by under the root 2. So it is decreased by a factor of under root 2, right? So the correct answer is decreased by factor of under the root 2. Increasing the length of the pendulum 4 times. Increasing the length of the pendulum 4 times of its initial value, the new frequency will become half. क्योंकि frequency का जो expression है वो है 1/2 pi g by l. अगर हम length को 4 times increase करते हैं, increasing the length 4 times, so the frequency will become half of the initial value. Keeping the length of the pendulum constant, while doubling the mass of the bulb, the time period of the simple pendulum is independent of the mass of the bulb, so time period will remain constant, right? What is the length of the pendulum whose period is 1 second? The length of the pendulum whose period is 1 second, right? So we know that t is equal to 2 pi L by g, right? So t is equal to 1 second.
2 पाई L/G, हम इनका स्क्वायर लेते हैं 4 पाई² इनटू L/G, राइट। तो L इज इक्वल टू G/4 पाई². So basically G is equal to 9.8 and pi is equal to 3.14. So pi square is roughly is about G. तो हमारे पास जो L है लेंथ, it is equal to 1/4, 0.25 meter, right? 0.25 meter. So it is, so the simple pendulum, the pendulum whose length is whose period is 1 second, its length will be 0.25 meter. What is the length of the pendulum whose period is 2 second? अब देखिए ये कॉमन सेंस. अब अगर टाइम पीरियड कब डबल होगा? टाइम पीरियड उस वक्त डबल होगा जब हम लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करें. जब हम लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करें तो मतलब जब लेंथ 0.25 मीटर था तो टाइम पीरियड कितना? 1 सेकेंड था. अब लेंथ को अगर हमने 2 सेकेंड करना है तो इसको बाई फैक्टर ऑफ 4 इंक्रीज करेंगे तो ये 1 मीटर, राइट? 1 मीटर. और इसको हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं. सेकेंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम whose period is second pendulum is a pendulum whose period is 2 second, right? Whose period is 2 second. Our 2 second कब होता है? जब L is equal to 1 meter. L is equal to 1 meter, right? ये basically 0.992 मीटर के बराबर होता है, लेकिन उसको हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं. So the length of the second pendulum, ये जो मैंने सॉल्व कर दिया कि second pendulum is a pendulum whose time period is equal to 2 seconds. So T is equal to 2 pi L/G, right? और इसका जो ये कितना होता है? ये 2 सेकेंड होता है. 2 is equal to 2 pi L/G, राइट? L/G अगर हम स्क्वायर ले लें और सिंप्लीफाई करें तो ये जो एग्जैक्ट लेंथ है ये 0.992 मीटर, या इसको हम 99.2 सेंटीमीटर के बराबर होता है. When the length of the simple pendulum is doubled, the ratio of the new frequency to the old frequency. यानी अगर हम लेंथ को डबल करें तो न्यू फ्रीक्वेंसी और ओल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रेशो होगा? तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज के बराबर है? यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज के बराबर है? F is equal to 1/2 pi G/L, राइट? और क्वेश्चन में क्या है कि when the length of the simple pendulum is double the ratio of the new frequency. तो न्यू फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज के बराबर होगी? F न्यू हमारे पास बराबर है 1/2 pi into 1/2 pi into G/2L, G/2L, राइट? इसको अगर हम उससे डिवाइड करें F से, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी 1/2 pi G/L, तो ये सारे टर्म कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा? 1/√2, 1/√2, राइट? तो अब कुछ क्वेश्चन हमने एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड डिस्कस करने हैं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. In simple harmonic motion, the total energy is always conserved. यानी पीक पोजीशन पे हमारे साथ पीक या एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इन बिटवीन बोथ एनर्जीज और एग्जिस्ट. तो अब हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमारे पास जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टोटल एनर्जी वो बराबर है
हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। और एक्स नॉट क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड, एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। और जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है टोटल माइनस टीई, टीई के बराबर है, राइट। So question number 76 है, what is the speed of 2 kilogram metallic bob at mean position of the simple pendulum when released from the extreme position? extreme position की हाइट कितनी है? इस क्वेश्चन में हमसे मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी के मुतालिक पूछा गया है। सो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। सो वेलोसिटी एट द मेन पोजीशन इज इक्वल टू 2gh। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 9.8.5, तो इसका जो आंसर है वो ये इसके साथ कैंसिल, तो इसका आंसर जो है 3.13 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। कंसिडर अ ब्लॉक spring system vibrating on the frictionless horizontal surface with amplitude of 6 centimeter has a total energy of 12 joule. If the block is replaced by one having twice the mass of the original block and the amplitude of the motion is 6 centimeter, what is the energy of the more massive system? So देखिए, जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनर्जी जो है टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर है एक्स नॉट स्क्वायर, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका जो एनर्जी है वो सेम रहेगा जिस तरह पहले, मतलब 12 जूल था हमारे पास, राइट। तो इसमें चूंकि मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहता है लेकिन सिर्फ मास डबल हो जाता है, तो एनर्जी हमारे पास बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना पहले था, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन में ये आ जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम डबल, तो फिर ये अगर डबल हो जाए तो फिर ये 36 टाइम इंक्रीज, क्योंकि इसमें टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नॉट स्क्वायर, लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। किस चीज को डबल किया गया है? मास को डबल किया है, लेकिन टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। An object spring system moving with the simple harmonic motion has an amplitude A when the kinetic energy of the object equal to twice the potential energy stored in the spring. What is the position X? क्वेश्चन को अगर हम आसान लफ्जों में कहे, क्वेश्चन को यू भी पूछा जा सकता है कि एट व्हाट पोजीशन, यानी ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन, राइट, क्या है? द काइनेटिक एनर्जी is twice of the potential energy, यानी ke is equal to 2pe। मतलब इसमें हमसे पोजीशन के बारे में पूछा गया है, किस पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है के टोटल, यानी हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर है, राइट, is equal to potential energy half kx square plus kinetic energy। अब कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक्सप्रेशन के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है? ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये हाफ के ये टोटल कैंसिल हो गया, तो एक्स नॉट स्क्वायर हमारे पास क्या है? एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2
x square, right? So 3x square is equal to x नॉट स्क्वायर। तो x हमारे पास किस चीज के बराबर हुआ? x नॉट बाई अंडर रूट 3 अंडर द रूट 3, राइट? चूंकि x नॉट को हमने एम्पलीट्यूड कहा है तो a इट इज इक्वल टू a बाई अंडर द रूट 3। सो इस डिस्टेंस यानी इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? अब काइनेटिक एनर्जी कंडीशन में क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल, तो इससे हमारे पास 3x आया। 3x is equal to x naught square, so x square is equal to x naught square by 3 and x is equal to x naught by under root 3। और x naught हमारे पास क्या है? एम्पलीट्यूड है। A body executing simple harmonic motion, forward displacement, the kinetic energy is equal to the potential energy। अब अगेन मतलब बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह पहले वाला, लेकिन इसमें यह है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगेन बिल्कुल उसी तरह हम कर लेते हैं कि दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट? एक्स नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है? के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2, और x हमारे पास किस चीज के बराबर है? x नॉट बाई अंडर द रूट 2। x नॉट चूंकि एम्पलीट्यूड है वो a के बराबर है a बाई अंडर द रूट 2। तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज a बाई अंडर द रूट 2। तो ये आप लोग अगर याद भी रखें कि एट दिस डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक यानी a बाई अंडर रूट 3 के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी, और a बाई अंडर रूट 2 के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट? इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन the kinetic energy is what fraction of the total energy at midpoint, at midpoint यानी मिड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के कितने ये फ्रैक्शन के बराबर होती है एट मिड पॉइंट, राइट? एट मिड पॉइंट के ऊपर, सॉरी हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम। मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जबकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब मिड मिड ऑफ द एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन पे कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी, राइट? तो अगेन वही इक्वेशन हम यूज करते हैं, फिर आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको याद रखें कि मिड पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है टोटल एनर्जी, टोटल ई माइनस पीई, राइट? माइनस टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो के ई हमारे पास किस चीज के बराबर? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट? अब कंडीशन क्या है कि इन एट द मिड पॉइंट बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम, यानी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम, राइट? माइनस हाफ के, और मिड पॉइंट यानी x को हम x नॉट बाई 2, इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास इससे आ जाएगा
1/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले ले, राइट, 2, तो इधर हमारे पास सॉरी 8 हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट 4, दिस इज 2। इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट, माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये बन जाता है 3/8 के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी है 3/4 ई, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ई। तो अब आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि मीन पोजीशन के, यानी एट द मिड पॉइंट बिटवीन द मीन एंड द एक्सट्रीम, एट द एट द मिड पॉइंट, at the midpoint between mean and extreme, right? Mean and extreme, kinetic energy कितनी होती? Kinetic energy is equal to 3/4 of total energy, या इसको हम 0.75 of total energy, या 75% of total energy हम कह सकते हैं। तो the correct expression is 3/4. In a simple harmonic motion, the potential energy is what fraction of the total energy at the midpoint? अब देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 80 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 80 को हमने सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, अगर काइनेटिक टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो अगर 3/4 is the kinetic energy at the midpoint between the mean and the extreme, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, ये E है, राइट, यानी 1/4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4E, 1/4E, राइट। यानी 25%, इसको हम 25% भी कह सकते हैं, 81, इसको हम 25% भी कह सकते हैं, या 0.25 भी कह सकते हैं, या 1/4 ई। ई क्या है? ई इज दी टोटल एनर्जी। तो देखिए, मिड पॉइंट के ऊपर जो एक्सट्रीम और मीन का मिड है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/4 ऑफ द टोटल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 ऑफ द टोटल। द एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इन बिटवीन रिमेन कांस्टेंट। देखिए, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती, एनर्जी कभी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती। एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, व्हिच इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। Mass attached to the spring moves slowly away from the mean position to the extreme position x naught. The work done is equal to basically the stored potential energy, right? So the work done is equal to half k x naught square. The potential energy of the body executing the simple harmonic motion is maximum at potential energy of the body executing the simple harmonic motion as maximum at the extreme position, right? The kinetic energy of the body executing the simple harmonic motion as maximum potential energy is maximum at the mean position. So इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। मतलब कुछ क्वेश्चन बीच में हमने छोड़ दिए, लेकिन वही मतलब सिंपल पेंडुलम और सिंपल जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो बीच में जो हमने छोड़ दिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन थे, राइट।